हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 17 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज एविएशन सेक्टर। इंडिया के एविएशन सेक्टर कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट, हैवी टैक्सेशन। सेकंड, हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल। थर्ड, लेस एक्सपांशन ऑफ एयरपोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट फैक्टर्स कौन से है। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों चैलेंजेस जो है दैट इज फेस्ड बाय इंडियाज एविएशन सेक्टर। अब देखिए, इंडिया के एविएशन सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी जो है दैट इज वेरी लिमिटेड। और इंडिया का ये ट्रेंड रहा है कि इंडिया डेवलप्स एन एयरपोर्ट व्हेन देयर इज डिमांड ओनली। मतलब जब डिमांड होगी उसके बाद ही इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कोई डेवलप एयरपोर्ट को डेवलप करती है। तो मतलब कि हमारे पास लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की वजह से हम एयरपोर्ट्स को एक्सपांड नहीं कर पाते, स्पेशली इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पे एयर ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हम उनको एक्सपांड नहीं कर पाते। तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब देखिए, टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट में से जो फ्यूल की कॉस्ट है दैट इज अराउंड 45% इन इंडिया, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज है 30%। तो इंडिया के अंदर ये फ्यूल कॉस्ट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट ये काफी ज्यादा है। उसमें भी अगर हम हमारे रीजन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट या फिर आसियान कंट्रीज से, then the Indian fuel cost is 60% higher than these organization, right? तो उसका मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल एंड स्टेट के टैक्स है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर नेशंस। तो टैक्सेशन की पॉलिसी भी काफी हैवी टैक्सेशन है, एंड उसकी वजह से फ्यूल की कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा होती है। सो दोनों चैलेंज जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट। सो द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, एयरलाइंस आर फाइटिंग टू स्टे एयरबॉर्न बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन। ये जो एयरलाइंस का सेक्टर है उसको काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और अभी उसमें जो कार्गो रेवेन्यूज है दे आर प्रोवाइडिंग क्रूशियल क्वेश्चन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट, he was an active revolutionary of secretive society Abhinav Bharat Mandal. Second, he assassinated Curzon Wiley who criticized revolutionaries. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही वॉज एन एक्टिव रेवोल्यूशनरी, जो लंदन के अंदर वीर सावरकर ने ये सोसाइटी बनाई थी अभिनव भारत मंडल, उसके एक्टिव मेंबर थे। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, मदन लाल धिंगरा जो है उनको इन्हीं के लिए जाना जाता है बिकॉज ही असासिनेटेड कर्जन वाइली। सो पंजाब गवर्नमेंट पेड ट्रिब्यूट टू शहीद मदन लाल धिंगरा ऑन हिज मार्टियरडम डे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स over minerals located in all over the territory of India. Second, prior approval of central government is necessary for the extraction of rare earth minerals. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द ओनरशिप ऑफ मिनरल्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि उनकी टेरिटरी के अंदर जितनी भी मिनरल्स है उन सभी की ओनरशिप किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। दो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द मिनरल्स विच आर लोकेटेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है, एरिया अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ओनरशिप नहीं है, इट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज द सब्जेक्ट इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स है ओवर द मिनरल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा।
along with that central government has power to certify any mineral as a minor mineral, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी मिनरल को वो माइनर मिनरल के तौर पे सर्टिफाई कर सकते हैं। वंस द मिनरल इज रिकॉर्डेड एज माइनर मिनरल, then the state government will be given exclusive right for its extraction। तो वहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही एक्सट्रैक्शन का हक होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, सेकंड जो है वो करेक्ट है। सो एज पर दी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, उसके अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1। इफ एनी मिनरल इज मेंशन इन दिस शेड्यूल 1, then the prior approval of central government is must before granting permission for its extraction to any private players। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन देते हैं, लेकिन अगर कोई मिनरल इस पर्टिकुलर एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देन स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी कि वेदर वी शुड ग्रांट परमिशन फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन और नॉट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स कैटेगरी में 2 मिनरल्स आती है अभी, यूरेनियम एंड थोरियम। तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, पंजाब गवर्नमेंट फेल टू कर्ब सैंड माफिया। सैंड माइनिंग जो है इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट गाइडलाइंस टू मॉनिटर सैंड माइनिंग 2020। सैंड माइनिंग को मॉनिटर करने के लिए जो गाइडलाइंस रिसेंटली फॉर्मुलेट की गई है, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, द न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस आर फॉर्मुलेटेड एक्सक्लूसिवली for the identification of sand mines in the country। Second, state governments are responsible to carry out regular river audits and put the information on public domain। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है जो रिसेंटली फॉर्मुलेट की गई थी, उसके अंदर सैंड माइनिंग के आइडेंटिफिकेशन से लेके एंड कंज्यूमर लेवल तक जितनी भी गाइडलाइंस पॉसिबल है वो सभी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। सो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंड माइंस, अलॉन्ग विद दैट इट्स प्रोसेसिंग, डिस्पैचिंग एंड कंज्यूमिंग। तो ये जितने भी स्टेज है उन सभी स्टेज को इस गाइडलाइन के अंदर कवर किया गया है। सो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेज टू द एंड कंज्यूमर स्टेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे ये कहा गया है कि इट इज फॉर्मुलेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंड माइंस। तो ये एक्सक्लूसिवली वर्ड जो है वो गलत है, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलरली ऑडिट जो है वो करने पड़ेंगे ऑफ द रिवर बेड्स, और वहां से जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी द स्टेट गवर्नमेंट इज बाइंड टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक डोमेन, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। अगेन ये जो यहाँ पे सैंड माफिया एंड सैंड माइनिंग की बात चल रही है, वहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म मैक बाइंडिंग वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। फर्स्ट, it is related to restoration of internet access in Jammu and Kashmir। Second, it is a set of code of conduct to be followed by police personnel in Uttar Pradesh। C, it is a set of guidelines to be followed by public sector banks for preventing technical glitches। and D, none of the above। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है ए, इट इज रिलेटेड टू रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। सो रिसेंटली जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट एक्सेस रिस्टोर किया गया था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जो है वो जारी की थी कि मैक, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल,
मैक का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सभी यूनिट के अंदर मैक जो है वो बाइंडिंग रहेगा। अब ये है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं ब्रीफ में। मैक का मतलब ये होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब, इट फोर्सेस एनी डिवाइस टू यूज द इंटरनेट यूजिंग अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। तो मैक जो है इट इज यूनिक नंबर फॉर ईच एंड एवरी डिवाइस। सभी डिवाइस के अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो अलग अलग नंबर से डिफाइन होगा। तो इसके जरिए आप किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को यूज करके ही इंटरनेट का यूज करते हैं। सो मैक विल बी the same every time you access to internet, but the IP address gets changed every time the device is connected to internet। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट का यूज करके हेट स्पीचेस एंड सेडिशियस एक्टिविटीज कंडक्ट करते थे काफी सारे मिलिटेंट्स। तो उनको ट्रैक करना या फिर उनकी फिजिकल लोकेशन जानना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये एमएसई जो है वो बाइंडिंग रखा है, बिकॉज इसकी मदद से आप किसी पर्टिकुलर आईपी को ही यूज करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। देन द पुलिस एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज कैन ट्रैक द फिजिकल लोकेशन ऑफ दिस डिवाइस। सो इस वजह से ये मैक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की वजह से न्यूज में था। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4G इंटरनेट एक्टिविटीज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अलाउ की है, हेंस इट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 6, the freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution implies which of the following freedoms? मतलब कि आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर इनमें से कौन सी फ्रीडम इंप्लाई की गई है? विच फ्रीडम इज इंक्लूडेड? फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस। सेकंड, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। थर्ड, राइट टू स्ट्राइक। फोर्थ, राइट टू टेलीकास्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4। अब देखिए ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो देयर। राइट टू टेलीकास्ट इज ऑल्सो देयर, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट मेंशन इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग इज देयर, बट वहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि राइट टू स्ट्राइक इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो हमारा आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 4। सो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। देन सुप्रीम कोर्ट फाउंड दी प्रशांत भूषण गिल्टी इन दी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इस वजह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी न्यूज में है, और आज के न्यूज़पेपर में काफी सारे आर्टिकल्स भी है इसके ऊपर, तो ये आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, scandalizing the authority of Supreme Court amounts to criminal contempt of court. Second, reasonable criticism of administration of any court does not attract contempt of court. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कि अगर आप किसी कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को आप स्कैंडलाइज करते हैं, मतलब कि ऐसा कोई स्टेटमेंट या फिर ऐसा एक्सप्रेशन है आपका कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी जो है वो हर्ट हो, तो ऐसे टाइम पे इट अट्रैक्ट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि रीजनेबल क्रिटिसिज्म जो है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की जो इंटरनल मैटर्स है उसके ऊपर आप कोई भी रीजनेबल क्रिटिसिज्म करते हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस साल की सभी एग्जाम के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन? फर्स्ट, it focuses on integrated demand and supply side management of water at the local level in a time bound manner. Second, it is a centrally sponsored mission. Third, it provides for a well organized hierarchy of regulators at each level of implementation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि पर्टिकुलरली रूरल एरिया के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है उसको मैनेज करने के लिए जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे थ्रू पाइप्ड वाटर बाय 2024, राइट। सो इन अ टाइम बाउंड मैनर ये ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होना चाहिए टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि इसके अंदर फंडिंग कंपोनेंट ये है दैट 90:10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 50-50 फॉर एवरी अदर स्टेट्स एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है द कॉस्ट इज बॉर्न बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अब जल जीवन मिशन के अंदर नेशनल लेवल से लेके विलेज लेवल तक का हायरार्की ऑफ रेगुलेटर्स जो है वो फॉर्म किए गए। सो नेशनल लेवल पे है नेशनल जल जीवन मिशन, फिर स्टेट लेवल पे है स्टेट जल जीवन कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट जल जीवन कमिटी एंड विलेज लेवल पे है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, राइट। तो नेशनल से लेके विलेज लेवल तक की हायरार्की यहां पे डेवलप की गई है। हेंस द थर्ड स्टेटमेंट विल आल्सो बी करेक्ट। आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर खास करके फोकस किया था और यहाँ पे उन्होंने जल जीवन मिशन को भी मेंशन किया था, राइट। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द मिशन इज बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल। Second, the mission put emphasis on technology to be used to provide quality healthcare facilities. Third, the mission was launched on 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is A, 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके अंदर 6 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स है सच एज हेल्थ ID, डिजी डॉक्टर, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन, राइट। तो ये सभी कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑल ऑफ दीज 6 कंपोनेंट्स, लेकिन उसका जो कोर एरिया है एंड वेरिफिकेशन एरिया है दैट विल रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज बेस्ड ऑन PPP मॉडल। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। नाम पे से ही आपको पता चल जाएगा कि पुट एम्फेसिस ऑन दी टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो इंडिपेंडेंस डे गया वहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसकी डिटेल जो है वो लॉन्च की थी। ऑल्दो दी फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड मच अगो, बट पहली बार ऐसा हुआ कि इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर कौन से प्रोविजंस होंगे और उसकी गाइडलाइंस क्या होगी वो रिसेंटली 15 अगस्त को रिलीज की है। तो यहाँ पे ये जो 150th बर्थ एनिवर्सरी वाला क्लॉज है दैट इज इनकरेक्ट। सो आंसर होगा A, 1 and 2। अगेन ये जो सेकेंड पैरा है इस आर्टिकल का उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली UAE एंड Israel signed a peace agreement. Which of the following is or are common between both the countries? First, both the countries share border with Saudi Arabia. Second, both the countries lie on the Tropic of Cancer. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज D, neither 1 nor 2। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे है एंड UAE यहाँ पे है। सो UAE शेयर्स बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया, लेकिन इजराइल जो है इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सी कंट्री है, जॉर्डन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास ऑन होता है, सो इट पासिस ऑन थ्रू यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, बट इजराइल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं है। हेंस द आंसर विल बी D, neither 1 nor 2।
सो रिसेंटली यूएई एंड इजराइल ने एक पीस डील जो है वो साइन की है, जिसके अंदर वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान जो है वो इजराइल ने अभी रिमूव कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।